अच्छा, एक हमारे साथ यहाँ पे केस मौजूद है इरम का। अस्सलाम वालेकुम इरम। वालेकुम सलाम। जी इरम। जी, हम दो बहनें और एक छोटा भाई है हमारा। तो छोटा भाई जब टीन एज का था ना, तो उसका इंटरेस्ट हमने देखा कि हमारी मामूजात में थोड़ा सा था। तो घर वालों ने वो फैमिली में डिस्कस हुआ कि जी इनकी इंगेजमेंट कर देते हैं और जब बड़े होंगे तो शादी कर देंगे। अब कुछ टाइम तक तो इनका रिलेशनशिप चलता रहा बहुत अच्छा, और हम भी खुश थे सब कि चलो हमारी मामू की बेटी है, घर आएगी। लेकिन कुछ टाइम बाद हमें पता चला कि हमारा भाई किसी और में इंटरेस्ट लेने लगा है, किसी और लड़की में। और हम सब इस गलत फहमी में कि ये हमारी मामू के साथ, मामू की बेटी के साथ। और ये पहले भाई नहीं कहा था कि भाई को मामू की बेटी पसंद है? भाई नहीं कहा था, लेकिन वो किस तरह उसको कहाँ मिली, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला। अब उसने क्या किया, हमें तो उसने जिक्र किया, हमने उसको समझाया बुझाया, खामोश करा दिया। लेकिन उसने क्या किया, हमारी जो मामूजात बहन थी उसको उसने, यानी कि उसकी फियांसी थी, उसको पिक्चर भेज दी कि भाई ये देखो मैं इसको पसंद करता हूँ और मैं इससे शादी करूँगा, और ये ना घर वाले तो मान नहीं रहे, अब तुम देख लो, तुम ही पीछे हट जाओ। मोहब्बत की मंगनी हुई थी जी। हालांकि बचपन से दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती भी थी, लेकिन पता नहीं कैसे वो अचानक इसकी लाइफ में आई। और ये सब हमने भी ज़्यादा नोटिस नहीं किया, इनकी जो भी एक्टिविटीज़ थी हम समझते रहे कि ये मामूजात से ही वो है। अब उसके बाद जैसे तैसे घर वालों ने जो है ना इसको समझाया, लेकिन ये नहीं माना। तो आखिर में मेरी मदर ने कहा कि भाई एक ही बेटा है और मैं उसको लेकर आ जाऊं, ये इसको खुश भी ना रखे, फिर उसकी भी लाइफ बर्बाद की, ये भी मेरे भाई से भी मेरी खराब। हाँ, लेकिन खैर वो लड़ाई तो शुरू हो गई थी ज़ाहिर है मामूजात से। और फिर सारी खालाएं और मामू एक तरफ हो गए और हमारी अम्मी एक तरफ हो गई अपने बेटे की वजह से। अब जब हम शादी करके उस लड़की को ले आए तो कुछ ही हफ्तों में जो है ना उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसने साबित कर दिया कि नहीं मैं बाहर की हूँ। हमने फिर भी उसको स्पेस दिया कि चलो बाहर की है, थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, लेकिन उसने एडजस्ट होना ही नहीं था। वो ये सोच कर आई थी कि बस मैंने अलग ही रहना है। हमें अलग रहने पे भी कोई इशू नहीं था कि चलो अलग रह लो, होता है, सबकी अपना लाइफस्टाइल होता है, सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी है। लेकिन उसने ना हम बहन भाइयों में भी दरारें डालना शुरू कर दी, बड़ी बहनों के ख़िलाफ़ बहकाना, माँ बाप के ख़िलाफ़ कि माँ बाप के साथ नहीं रहो। तो अब हम यही चीज़ उसको समझाते थे कि भाई तुम एक इकलौते हो, हम अपने अपने घरों की हैं, तुम भी अगर छोड़ दोगे तो पेरेंट्स कहाँ जाएंगे। और जब अम्मी ने तुम्हारे लिए कुर्बानी दी, अपने भाई को छोड़ दिया सबको, और आज तुम उनको भी लावारिस कर दोगे एक तरीके से, जाहिर है वारिस तो तुम ही हो। बिल्कुल। लेकिन उसने कुछ नहीं सुनी। आज ये नौबत आ गई है कि वो अलग तो हुआ है, लेकिन ना हमारे वो लेने में है ना देने में है, और वो आपसे नहीं मिलता ना वो हमसे। बहनों से तो दूर। हम कहते हैं भाई पेरेंट्स को ही पूछ लो, हमारी तो अपनी एक लाइफ स्टार्ट हो गई है। अच्छा, इसमें ना इरम मोहम्मद से आपकी भाभी को तो कसूरवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वो तो आइए जो भाई है ना मेन उसी का, क्योंकि उसी की वजह से उसने भी देखा कि पहले उसी की पसंद थी, फिर उसको अगर पसंद चेंज हो गई कुछ अर्से के बाद तो भी वो लड़की भी आ गई। सो मैं बड़ा खैर वो ट्रिकी चीज़ है। और मैं अक्सर लोगों में देखती हूँ कि लोग बहन भाई में आपस में जब रिश्ते करते हैं ना और आपस में बच्चों की ना निभे तो वो बहन भाई के भी रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। लेकिन इसमें तो मैंने स्पेशली देखा कि जिस भाई को या बहन को सबसे मन्नतों मुरादों से मांगा हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह वही आपको ना, क्योंकि आपने बिना उसको सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बचपन से दिया है ना, तो बचपन से उसने जिस चीज़ पे हाथ रखा आपने दे दिया, जो मुंह से मांगा मिल गया, तो उसने इंसानों को भी फिर उसने उसी तरह ट्रीट करना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं हमारी ही गलती होती है। दूसरी बात यह कि मुझे ये नहीं समझ आता कि बहन भाई क्यों इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते कि अगर दोनों बच्चों की आपस में नहीं बन रही तो ये, और बल्कि मैं हर एक से कहूँगी कि इट शुड बी रिगार्डलेस कि आप दोनों का आपस का क्या रिश्ता है। अगर हम दो बहनें हैं और बच्चों की आपस में नहीं बन रही तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इट्स ओके, ये इनका लाइफ लॉन्ग फैसला है। जरूरी नहीं कि मैं और मेरी बहन में बहुत प्यार है, अच्छा फिर ये और बच्चों में भी, या और जरूरी नहीं कि अगर आप में और आपकी बहन में कोई नफरत है तो आप वो नफरत बच्चों के दिलों में भी निकलती है। वेरी इंपॉर्टेंटली, ये कैसा प्यार था कि आप दोनों कहें कि हम दोनों को बहुत प्यार है और सिर्फ जस्ट बिकॉज आपके बच्चों ने आपस में शादी नहीं की आपका प्यार नफरत में बदल गया। लेकिन पता है मैं एक बात आपसे कहूँ, यहाँ पे एक चीज़ ये भी माविश मुझे फील हो रही है। देखिए बच्चियों की ना हमारी सोसाइटी में बच्चियों की अगर मंगनी हो तो वो कहती है कि मंगनी हो गई, कि आपकी एक मंगनी है, लोग जानते हैं कि मांगी हुई है, फिर आपकी लेबल लग गया ना, लेबल लग जाते हैं, फिर इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स से बच्चे साथ होते हैं, आजकल तो तस्वीरें भी लगाते हैं। अब जिसकी किसकी इमेज को नुकसान पहुंचा, बच्ची की। लड़के को तो लोग माफ कर देते हैं, लड़कों को तो फर्क नहीं पड़ता। अब ये वजह देखिए यही बात ना कि, और ये मैं बहुत सारे माँ बाप को देखती हूँ वाकई जस्टिफाइड होता है। वो कहते हैं यार हम लोगों को क्या बताएंगे कितने ऐसे से बच्ची हमारी मांगी हुई थी, उसके नाम पे बैठी हुई थी बच्ची, क्योंकि अब उसका रिश्ता करने में प्रॉब्लम तो होगी। इन दिनों भाई तो फौरन शादी कर ली
ठीक है। तो ये ऑफ कोर्स फिर माँ बाप एग्जैक्टली देन यहाँ पे स्टैंड लेते हैं अपनी औलाद की खातिर कि मेरी औलाद की अपने जो है ना वो नाम खराब किया। मैं जब पूरा एनालिसिस कर रहा था तो मैं ये कहना चाह रहा था कि कुछ लोग होते ही बेवकूफ़ हैं, चवल ही होते हैं और उन्हें बार बार अपनी चवलेबिलिटी दिखानी पड़ती है और वो कभी नहीं सुधर सकते। जैसे कि आपका सॉरी टू से जो भाई ने पहले मंगनी करके खराबी की, फिर शादी करके खराबी की, फिर बहनों के साथ खराबी की, अब वो अलग हो गया, अब वो बीवी के साथ भी खराबी करेगा क्योंकि उसके अंदर जो मशीन है, जो उसके अंदर जो सिस्टम है वो है ही नहीं जो सोशली एक्सेप्टेबिलिटी को प्रमोट करे। ऐसे लोग हमेशा अपनी प्राइवेट विक्ट्रीज पे रहते हैं, पर्सनल एग्जैक्टली मैंने सेल्फिश की बात, ये अमूमन पर्सनल विक्ट्रीज पे रहते हैं कि मैं जीतूं बाकी दुनिया, तो ये एक माइंडसेट है और ये लोग बेवकूफ होते हैं, इनको पता नहीं होता कि गाड़ी से तेज चल भी सकती है। वो मर्द, मेरी नजर में वो मर्द ही नहीं है जो 4 औरतों को 4 रिश्तों के साथ ना संभाल सके। कि मतलब एक बीवी की आती बहन को भूल जाओ, भाई तो किस टाइप का आदमी है? या बहन के लिए बीवी को भूल जाओ तो मतलब तुम तो एलिजिबल ही नहीं हो कि तुम निकाह करो। हाँ बिल्कुल। फिर तो फिर मामा पापा के साथ बैठ के सफेद गिलास में दूध पीते रहो तुम घर में बैठ के। जो बंदा बहन को, बीवी को, माँ को, बाहर के दोस्तों को नहीं संभाल सकता वो 100% मर्द की डेफिनेशन में नहीं आता। इट्स वेरी इजी। होता क्या है, हर औरत को आप एक नजर से अगर देखें ना तो 5 से 10 मिनट सुनने का है सारा गेम। आप बहन के पास जाएं, बहन आपको चाय ला के दे और वो 4 शिकायतें करे तो अब आपने लिसनिंग मोड को ऑन कर देना, बहन तुसी फिक्र ना करिए ऐसे बैठा सी, और उसने उस चाय पीने के बाद ठंडा हो जाना है। हाँ, वो खुश हो जाएगी कि मेरा भाई है। हाँ। खत्म हो जाएगी बात। बीवी का भी यही फंडा है। जब आप घर जाए बीवी लाइट से पूरे दिन की चीजें होती हैं। अगर आप एक मर्द के लिए कह रहा हूँ, आप 10 मिनट का ऑटो सिस्टम में गुड लिसनर बना लें, फड्डे आधे खत्म हो जाते हैं। हम मर्द क्या करते हैं, वो बात करना शुरू करेंगे, हम उनके ऊपर चढ़े आएंगे। अभी आएंगे कुछ बला 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 बला। अब वो इमोशनली जब तक आप एम्प्टी नहीं करेंगे अपने घर की खातून को जो किसी भी रिश्ते में आपको ही देख रही है। मसला तो है ना हमारे तो इमोशनली अनअवेलेबल, जहाँ पे हम बच्चों को, लड़कों को परवान चढ़ा रहे हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे वो आदमी पता नहीं क्यों इतना कड़ा घूम रहा होता है कि वो दुनिया पे छाया हुआ है कि बस मैं कमा रहा हूँ तो मैं सबसे ऊपर हूँ, या मैं कुछ भी नहीं भी कर रहा तो टीवी देख रहा है, चाय लाओ, पानी लाओ, खाना ठंडा है। मैं कहता हूँ जूते मारे ऐसे बंदे को कि जो आदमी यहाँ तक पहुंचे। खत्म हो जाएंगे। नहीं लेकिन नहीं लेकिन ना ये देखें जो अभी चले, जो हमारी माओ ने गलतियां करनी थी कर ली, लेकिन जो आज की माँ है ना वो प्लीज अपने बेटे को ऐसे जरूर परवान चढ़ाए कि भाई उसके अंदर वो ये चीज ना हो कि मैं सरबराह हूं, क्योंकि आजकल घर की जो सरबराह है वो औरत है, वो कमा के ला रही है और वो जूते भी खा रही है। हमारे साथ कॉलर मौजूद है रावलपिंडी से खिजर। अस्सलाम वालेकुम जी। अजहर सॉरी जी अजहर नाम है। वालेकुम सलाम। जी जी अजहर भाई। इसमें ये भाई जो बात कर रहे थे, जो आप बात कर रही हैं, एक तो ये इस पे है कि हमारी जो माँ है ना, तो जब वो बेटे को ब्याह के लाती हैं, बहू लेके आती हैं, तो बहू के साथ और रवैया होता है और बेटी के साथ और होता है। बेटी किसी ऐसे घर में जाती है कि जहाँ पे वो कंबाइंड फैमिली है, तो माँ तो की दुआ होती है कि या अल्लाह जल्दी जल्दी मेरी बेटी को अपने घर वाला कर, बहुत बोझ है। और अगर दामाद जो है वो बेटी के कामों में हाथ बटाए तो माँ खुश होती है। अगर बेटा जो है वो थोड़ा सा अपनी बीवी के लिए जो है वो कुछ काम करे तो उसको रन मुरीद की जी। तो एक तो ये हो जाए। दूसरा ये होता है कि हमारे जो वालिदैन है वो अपनी एसेट्स की इक्वली डिवीजन नहीं करते अपनी जिंदगी में। तो वो किसी एक को जो है जब आप ज्यादा दे देते हैं तो फिर बाद में बहन भाइयों के दरमियान जो है वो एक ये बेसिकली मुआशी जो होती है वो उनके दरमियान जो है वो दूरियां पैदा करती है। ये है कि ये हमें अपने एसेट्स की इक्वली डिवाइड करनी चाहिए अपनी जिंदगी के अंदर ही, बजाय इसके के बाद में जो है वो मसाइल पैदा हो। लेकिन अजहर भाई आपको नहीं लगता कि माँ बाप, क्योंकि अगर हम अपनी जिंदगी में बच्चों को सब चीजें जायदाद वारा दे देंगे फिर वो माँ बाप भी ना बिल्कुल सड़क पे आ जाते हैं। फिर बच्चे कहते हैं अच्छा जी आप इनकी घर लें उनकी घर लें, तो उनकी अपनी जमीन नहीं रहती। तो एटलीस्ट ठीक है जरूर कर दें, अपनी विल में लिख दें ताकि वो ना कि वो जो बाद में जो स्यापा टाइप होता है ना वो ना पड़े। आपको नहीं लगता ये तो तवक्कल नहीं है ना फिर अल्लाह पे। आपने जब मादी वसाइल पे तवक्कल कर लिया तो फिर तो आपने अपना जो मजहब ही वो चेंज कर दिया ना। तो असल में तो आप क्यों ये मुस्तकबिल की को परेशानी को करके, तो हम तो उन असलाफ के लोग हैं कि जो अपने फाके पे भी गुजारा करते थे, तो क्या हम कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं होता कि हम ये फिक्र मौज को हम कर ले कि ये हम सड़क पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला भी ये है, अल्लाह ताला अपने अल्लाह ताला लेकिन मैंने अपने शो में अजहर भाई मैंने ना अपने शो में ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास शो में आए कि जो अपनी जिंदगी में जो अपने माँ बाप अपनी जायदाद बच्चों को दे देते ना,
फिर बच्चे उनको होते थे हमने घर बेचना है, हमने आगे निकलना है, और फिर वो जो माँ बाप है ना वो बेचारे परेशान होते हैं कि उन्होंने कहाँ जाना है, ये डिसोन कर दिया। मेरे सामने एक बार हमारे शो में खातून आई, उन्होंने कहा मैंने इतनी मुश्किल से घर बनाया, मैंने घर अपने बच्चे के नाम किया है, तो बच्चे ने मेरे घर बेचा कि उसको घर कहीं और चाहिए था। अब उसकी कहती मुझे खांसी का मसला, तो मेरी बहू को पसंद नहीं था। अब वो खातून जो हमने उनको बोला कि अच्छा हम आपको किसी ओल्ड एज होम में हम आपको किसी अच्छे में करा देते हैं, क्योंकि वो खातून की उम्र होगी कोई मेरे ख्याल से बनी 80 ईयर्स की, 70 में मिड 70s में वो खातून थी। वो कुरान पढ़ाती थी। वो कहती थी असल में ना मुझे औरंगी में ही रहना है वो इस तरह से, क्योंकि मैं वहाँ पे ना बच्चों को कुरान पढ़ाती हूँ, तो अगर मैं किसी और एरिया में आप मुझे भेज देंगे ना, चाहे किसी अच्छे इलाके के ओल्ड एज में भी करा देंगे, मेरे बच्चों के ना कुरान कंप्लीट नहीं होंगे। तो वो खुददार खातून थी। तो ऐसे हमने कितने केसेस यहाँ पे देखे हुए। सो इसलिए मेरे ख्याल से, और ये उलमा कराम भी कहते हैं भाई कि ठीक है बच्चों को दें, लेकिन वो अपनी विल में लिख दें, क्योंकि आप तुम्हारी अपनी जिंदगी में सॉरी मतलब किस बात का तुम चैलेंज कर रहे हो? exactly, तुमने किया है, तुम्हारे बाप ने किया है, कमाया उसने जमीन खड़ी की, ये बात भी तुम तो है। हो कौन तो आगे कहते हो कि मेरे नाम कर दें? मतलब क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? लंगड़े हो, हाथ पैर टूटे हुए। ये तो एक आपकी लेगेसी है जो प्लस पॉइंट है। अगर आपको मिल जाए तो दैट्स गुड, और अगर नहीं मिलती तो ठीक है। लेकिन जो बंदे 20-22 साल से यही सोच रहे होते हैं कि मेरे बाप की जायदाद है, वो भी जायदाद ही देख रहे होते हैं, माँ बाप नहीं देख रहे होते। और वो इंतजार कर रहे होते हैं कि कब मरेंगे। वो लिटरली बहुत से लोग इंतजार करके कब माँ बाप मरेंगे ताकि आज हम हमारे बांट सके। वालिद को गए हुए 3 साल हो गए, माँ को गए हुए 6 साल हो गए, बिल्डिंग खड़ी है अभी, एक किराया आता है, बहन भाइयों पता नहीं चलता कहाँ जा रहा है। ना हमने कभी पूछा, ना मैंने कभी पूछा, और कभी हमने ये बात सोचते हुए डर लगता है ये बेचने की बातें करें कि ये किसका होगा, वो किसका होगा। तो हमारे बड़ों ने हमें, जो हमारे रिश्ते के मामू हैं या लोग, वो कहते हैं कि अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करो तरीके से, तमीज से बैठ के, ताकि चीजें आगे बढ़े। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग जिंदगी में जीते जी या मरते दम तक जायदाद, इसका मतलब है कि तुम कुछ नहीं कर रहे। एक बात जो जहेज, आखिरी बात में दिल से, और जो लोग जहेज पे डिपेंडेंट होते हैं, जो लोग जायदाद पे डिपेंडेंट होते हैं, इट्स अ वेरी बिग रेड फ्लैग। आपको यहाँ पे बहुत देखना पड़ेगा कि मोहतात रहना पड़ता है। मदिया ये कह रहे थे अल्लाह पे तवक्कल, तो अल्लाह ताला ने ही अकल दी है और अपनी अकल पे अल्लाह ने तवक्कल करने का है। तो आपको जब सामने नजर आ रहा है कि बच्चे सब जायदाद मांग रहे हैं, दूसरा अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चे बिल्कुल गन पॉइंट पे मांग भी रहे हैं, तो कुछ पैसे पेरेंट्स के छुपे हुए होने चाहिए। वो कहें कि अच्छा चलो ठीक है इतने रख लो, और 50 लाख करोड़ वट एवर हैसियत है वो अपने लिए कहीं फिक्स करा। हमारी एक बड़ी मशहूर पर्सनालिटी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उनके बारे में तो मुझे शोर था कि जब वालिद साहब की डेथ हो गई थी तो वो अपने डेड फादर के जो अंगूठे हैं वो जायदाद पेपर्स पे लगा रहे थे। हमने ऐसे वीडियोस भी देखी है। मैं तो पाकिस्तान में हम ऐसे लोगों की बात करें तो मतलब ये भी हमें देखना है। लेकिन ये बात कितनी सही कह रहे हैं कि आपकी ऐसे बच्चों की नजर ही जायदाद पे, और वही वाली तुम्हारी वाली बात के वो इंतजार करते हैं। हाँ, वो इंतजार करते हैं कि अच्छा यार कब चलो भी ये मरेंगे ना, इसके बाद देख लेंगे। और अक्सर ऐसा देखा है कि अभी लोगों के माँ बाप के जनाजे भी नहीं उठे होते कि बहन भाई खड़े हो जाते हैं अपने हिस्से के लिए। मतलब लिटरली माँ बाप कह रहे थे भाई पहले हमें तो दफना, बेटा हमें तो जरा काम हमारे लगा कर आओ कि हमने जाना है। रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। और देखिए ये मॉरल फाइबर वीक पे वीक होया जा रहा है, क्योंकि खुद अपनी लोगों ने प्रोग्रेस करा ही नहीं है। ना उनके पास नौकरियां हैं, ना उनके पास बिजनेसेस हैं, ना उनके पास विजन है। तो वो कहते हैं अब हमारे पास लास्ट रिजॉर्ट जो है वो माँ बाप की कमाई हुई जो अर्निंग्स हैं, जो भी उनकी एक एसेट्स हैं, वो उस पर हमने अब लड़ना है। वो मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि अब हमने इस पर लड़ना है, एंड लेट्स स्पॉट द विनर, और फिर अलायंसेस बिल्ड कर लो उसके साथ जो भी जिसके अगेंस्ट है। हम सब अच्छे फैमिली से बैठे हुए हैं और सबके माँ बाप ने कुछ ना कुछ बनाया हुआ है, ठीक है, लेकिन क्या माँ बाप से एक्सपेक्ट करना सही है कि माँ बाप अपनी जिंदगी में हमें हमारा जो हिस्सा है वो दे दें? देखिए ये डिपेंड करता है माइंडसेट के ऊपर। बात है वो पेरेंट्स को भी पता होता है कि उनकी औलाद कैसी है। जैसे अगर मैं अपने फादर इन लॉ की बात करूँ तो माशाल्लाह वो हयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उन्होंने सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर दी पहले ही, और वो बहुत आराम से रह रहे हैं। हम हमारे साथ ही होते हैं। मतलब कहने का ये है कि अभी भी मेरे हस्बैंड जब कहीं किसी से बात करते हैं वो ये नहीं कहते कि वो हमारे साथ रहे, हम उनके साथ। इवन मेरे अपने बच्चे, हमने उनको ही सिखाया है कि कभी ये नहीं कहना हम दादा अबू के साथ रहते हैं, हम मतलब अबू के साथ रहते हैं। तो ये सारी माइंडसेट की बात होती है, तरबियत की बात होती है। यहाँ पे मैं ये बात करूँगी जो कॉल आई थी ना कि जी दीन में हमने सहाबा कराम को देखा, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। उस वक्त जो सिचुएशन थी, उस वक्त जो हालात थे वो आज से मुख्तलिफ हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत नफ्स मारने की जो कैपेसिटी थी वो हमें नहीं है। हम तो एक दिन भी नहीं, एक मिनट भी नहीं, मतलब उनका 1% भी हम नहीं कर सकते ना। जो उन्होंने जिंदगियां गुजारी हैं और जो उन्होंने जो तारीख रकम की है वो हम तो कर ही नहीं सकते। जो बात है
लेकिन जो सिचुएशन है और जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसमें रहते हुए अक्लमंदी का तकाजा यही है कि जब आपकी ज़िंदगी में ही आपको ये लगता है ना कि औलाद आपसे पैसे मांग रही है, तो आपको वहीं पे बाकी डंडे जूते सब मार मुड़ के, क्योंकि आपको ये दिख रहा है कि ये मेरी औलाद अभी से मुझसे पैसे मांग रही है, तो आगे मेरा क्या करेंगे। तो इस मामले में आपको दिल से नहीं दिमाग से चलना चाहिए। बहुत कमज़ोर होते हैं पेरेंट्स, वो भी डिपेंड कर रहे होते हैं, कभी सेहत का मसला होता है। महाविश बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा कि माँ बाप के मतलब बहन भाई वेल स्टैब्लिश्ड हैं और माँ बाप के मरने पे लिटरली आपस में ये लड़ाई भी हो रही होती है कि अच्छा अगर इसके घर से जनाजा उठाए तो मैं कैसे जाऊंगा कि उस भाई के घर में माँ बाप का जनाजा पड़ा, मैं तो उसके घर में। ऐसे ऐसे लोग भी देखे हुए कि वो आपस में लड़ रहे होते हैं कि अच्छा यार वहाँ भाई के घर अगर माँ की मैयत पड़ी मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, मेरी नाक नीचे हो जाएगी, और लड़ रहे होते कि अच्छा जी जनाजा किसके घर से उठेगा, चाहे वो जिंदगी में माँ या बाप उस घर में ना रहे हो, उनको ना पूछा हो। बात ये है ना कि ऐसे लोगों के माँ बाप बहुत पहले मर चुके होते हैं, जिंदगी में ही मर चुके होते हैं। Oh my God. और मैं खुद एक बाप हूँ, बहुत छोटी बच्ची का, हम सब पेरेंट्स ही हैं कि जिसको आप इतना बड़ा करके जवान करते हैं और वो आपसे नाराज हो जाए, या वो पेरेंट्स जिसको ये एहसास हो कि मेरे भाई आप बेटे दो लड़के बैठे हैं वो आपस में नहीं मिलते, या मेरी एक बेटी एक भाई के घर नहीं जाती, ये जिंदा मरने जितना ही है माँ बाप के लिए। वो जो माँ बाप बच्चों को बैठ के एक दस्तरखान पे खाना खिलाते थे, आज एक छोटी सी अनापरिस्थिति के लिए वो माँ बाप देख रहे हैं, तो व्हाट एल्स यू नीड। मतलब एक मरे हुए इंसान को देखना है तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन माँ बाप के लिए बहुत दर्द मरनाना चीज है कि उनके बच्चे नाराज बैठे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि अपनी अना को मैट के नीचे दबा के झूठे मुंह बंदा मिल लेता है, चलो ठीक है मेरी आपकी नहीं बनती, इट्स वेरी कॉमन, ठीक है मेरे भाई की नहीं बनती, हम लोग वो फोन करता है कुवैत में, हेलो हाँ क्या है, हाँ भाई बात सुनो, ऐसी बात होती है। लेकिन वी लव ईच अदर, वी हेट ईच अदर। लेकिन हम माँ बाप के लिए एक लव हेट का रिलेशनशिप होता है, और मेरी बचपन से उससे हटती है, उसकी मुझसे हटती है, कभी मैं लाइफ कंपटीशन कहने की कंपटीशन में रहा होगा, अम्मा बनने की तरफ से डाला होगा। बिल्कुल, वो ऐसा ही है ना, मैं उसकी इज्जत करता हूँ ना मैं उसकी, वो मेरी करता है, म्यूचुअल रिस्पेक्टफुल है। बट माँ बाप के सामने हम यूं बैठे हुए होते हैं सिर्फ इस पैमाने पे कि यार ये लोग हमारी जिंदगी में सामने में देख के खुश हों। तो ये जो लोग हैं ना, जो इस किसी की आप बातें कर रहे हैं, मुझे तो माँ बाप की बातें बड़ा, मैं वैसे बड़ा टची हो जाता हूँ। भाई एक वो फिल्म आई थी बागवान, हम उस वक्त छोटे थे, लेकिन ना वैसे भी माँ बाप भी ना, और वो आपस से बच्चे जो भी करे माँ बाप के साथ, और हमारे अम्मा बाप हमें देख रहे होते हैं, कहते हमने क्या किया, हम तो खुद आप लोग तो मतलब, और बाकी ऐसी स्टोरीज होती हैं। आप अभी चले जाएं ओल्ड एज होम, कराची में तो बहुत है, जाके पूछ लें। और ऐसी ऐसी यकीन माने पढ़ी लिखी खवातीन, और मोस्टली उनको पता कौन छोड़ के गया होता है वहाँ पे, उनके बेटे बताती हैं, अच्छा जी मेरी 5 बेटियां थी, एक मेरा बेटा था जो सबसे मन्नतों मुरादों वाला था, और ओल्ड एज होम वही छोड़ के गया क्योंकि उसकी बीवी और मिलना लगती थी। और मैंने कहा अच्छा जी अब बेटियों के पास क्यों नहीं है, बेटियां मेरी बाहर सारी स्टैब्लिश है ना, अब मैं, और एक जो बेटी यहाँ पे रहती तो मैं अपने दामाद के पास जाके थोड़ी रह सकती हूँ, तो बेहतर है बेटा मैं ओल्ड एज होम में रह रही हूँ। और अब मुझे तो बड़े आराम से उन्होंने बात कर दी, लेकिन आप सोचिए कि एक माँ दिल पे क्या गुजरे, उसके दिल पे क्या गुजरी थी कि देखिए चाहे आप लोग जितने भी लोग मॉडर्न बन जाए कि नहीं हम तो अपने बच्चों से बोलेंगे कि जैसे शादी हो घर से बाहर निकल जाओ, सॉरी भी मैं तो बड़ी ऑर्थोडॉक्स की मेरी अप्रोच है। मुझे होता है कि जिस बच्चे के लिए इतनी मन्नतें मुरादें मानी है, जिस बच्चे से इतनी मोहब्बत है, जिस बच्चे के लिए अपनी ज़ात को मार दिया, तो मुझे एटलीस्ट ये तो होता है ना कि यार हमारे साथ रहे, हमारी नज़रों के सामने रहे। मतलब ये भी अगर हम माँ बाप से एक्सपेक्ट करें कि सॉरी जी हमारा करियर है, हम जा रहे बाहर, तो प्लीज आप पीछे। लेकिन इसको नॉर्मलाइज भी तो कर रहे हैं ना लोग, बड़ी स्पीड से नॉर्मलाइज कर रहे हैं, अब बल्कि इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तब हम देख रहे हैं माँ बाप में तन्हाई, जो बड़े बुजुर्गों में हमारी तन्हाई बहुत आ गई है। बिल्कुल। देखो बात में थोड़ा सा बीच में अच्छा एक ब्रेक, अच्छा जी ब्रेक आ गई, छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर छोटे ब्रेक को अभी मेरी बात सुनो। Welcome back after the break.